हेलो फ्रेंड्स। जब से केंद्रीय विद्यालय संगठन में एडमिशन की प्रोसेस शुरू हुई है, तब से बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पेरेंट्स जानना चाह रहे हैं रेगुलरली कि कौन कौन से बच्चों को इसमें प्रवेश मिल सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में, और प्रवेश के लिए आखिर क्या योग्यता है, और क्या फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए किसी तरह का कोई टेस्ट भी देना होगा, और अगर बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फीस कितनी भरनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी इन्हीं क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल ओवर इंडिया एजुकेशन का एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी बराबरी इंडिया का कोई भी स्कूल, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। और ये बात पूरी तरह से कोविड के दौरान केवीएस के जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पढ़ाई के लिए, उसको लेकर अच्छी तरह से साबित हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से बच्चे जो हैं, क्या क्या योग्यताएं जो है इस एडमिशन के में आपका साथ दे सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सबसे प्राइम एलिजिबिलिटी है वो है डेट ऑफ बर्थ। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी कैटेगरी का, मतलब उसके पेरेंट्स चाहे कोई भी तरह की जॉब करते हो, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें एक बच्चे की एज फर्स्ट क्लास में एडमिशन के लिए 5 से 7 साल के बीच की होनी जरूरी है। यानी मिनिमम वो बच्चा 5 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए और मैक्सिमम 7 ईयर्स। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें, तो बच्चे का बर्थ 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच हुआ हो, ना ही इससे पहले और ना ही इसके बाद। इन दोनों डेट्स के अलावा केवीएस की गाइडलाइन ये कहती है कि 31 मार्च 2016 को हम 1 अप्रैल तक मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। यानी इन शॉर्ट, अगर है और अगर आपका बच्चा इस कैटेगरी में नहीं आता तो उसका एडमिशन क्लास 1 में नहीं हो पाएगा। अब इस कैटेगरी एलिजिबिलिटी के बाद, डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी के बाद, जब बात आती है एडमिशन की प्रायोरिटी कैटेगरीज की, तो बहुत सारे पेरेंट्स इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगी कि केवीएस की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसकी स्थापना ही एक्चुअली डिफेंस के जो बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स जो ट्रांसफरेबल है थ्रू आउट द ईयर, उनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, उन बच्चों की एजुकेशन का एक यूनिफॉर्म सिस्टम हो, एक सा सिस्टम पूरे स्कूल में चले, इसी के लिए केवीएस की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसीलिए इसकी कुछ प्रायोरिटी कैटेगरीज बने। प्रायोरिटी कैटेगरी का मतलब क्या है? यहाँ पहले आओ और पहले प्रवेश पाओ जैसा कोई सिस्टम नहीं होता। एडमिशन फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबसे लिए जाते हैं, और उसके बाद जो प्रायोरिटी कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी में होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज है, चाहे वो डिफेंस के हो या किसी और तरह के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, उनके बच्चों को सबसे पहले कंसिडर किया जाता है। उन बच्चों को कंसिडर करने के बाद अगर सीट्स बचती है, क्योंकि एक सेक्शन में 40 सीट्स होती है, उनके कुछ कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, और उसके बाद अगर सीट्स बचती है इन बच्चों को एडमिट करने के बाद, तो फिर सेकंड कैटेगरी होती है सेंटर से रिलेटेड जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो वर्क्स होते हैं, जो ऑटोनोमस बॉडीज होती है, जैसे हमारे बैंक्स होते हैं, जो हमारे पीएसयूज होते हैं, उनके जिनका ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है, उन एम्प्लॉयज़ के बच्चों को एडमिशन के लिए प्रायोरिटी में रखा जाता है। थर्ड प्रायोरिटी कैटेगरी आती है स्टेट गवर्नमेंट की। यानी इन दो कैटेगरीज के बच्चों का अगर एडमिशन हो, स्टेट जिस स्टेट में वो केवी है, उसी स्टेट गवर्नमेंट के पेरेंट को प्रेफरेंस मिलती है। और अगर यहाँ भी सीट्स बचती है, कुछ रिमोट एरियाज की केवीज में सीट्स रह जाती है इसके बावजूद, तो स्टेट से रिलेटेड जो ऑटोनोमस बॉडीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे कि थर्मल प्लांट्स वगैरह है, इन सबको, और लास्ट कैटेगरी है, इन सब के बाद अगर बचती है तो वो प्राइवेट सेक्टर आता है। प्राइवेट सेक्टर का मतलब वो पेरेंट्स जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, जो किसी तरह की प्राइवेट किसी दुकान में लगे हुए हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई घरेलू बिजनेस कर रहे हैं, वो सब प्राइवेट में आते हैं। जो गवर्नमेंट में नहीं है वो सब प्राइवेट में आएंगे। तो ये लास्ट कैटेगरी होती है। कुछ केवीज में सीट्स बचती है जहां इन्हें एडमिशन मिल पाता है, और कुछ केवीज में तो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की बच्चों से ही सीट्स फिल हो जाती है, तो थर्ड फोर्थ तक भी नहीं आ पाते हैं। तो ये
कैटेगरी जो रहती है उसकी प्रायोरिटी है पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर जो है ऑटोनोमस बॉडीज, देन स्टेट एंड देन स्टेट ऑटोनोमस एंड लास्ट प्राइवेट सेक्टर है। और इसमें किसी तरह की कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है और ये आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। हर एक केवी में ऐसा ही होगा, आप किसी तरह की अप्रोच लगाकर इन चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, कुछ जो है प्रोविजंस इस गाइडलाइन में दिए गए हैं जहां प्राइवेट कैटेगरी के पेरेंट्स को भी कंसिडर किया जाता है। वो प्रोविजंस कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आरटीई सीट्स, राइट टू एजुकेशन जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर क्लास में 10 सीट्स अवेलेबल है जिसमें आरटीई राइट टू एजुकेशन के अंडर बच्चों को एडमिशन मिलता है। इस एडमिशन में ड्रॉ निकाला जाता है लॉटरी से और इसमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होते हैं, जो एसटी है, जो एससी है, जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, या फिर जो जनरल में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, या फिर अंडर एप्लीकेशंस भरी है, उन सबको एक्यूमुलेट करके इकट्ठा करके ड्रॉ निकालते हैं। आजकल ऑनलाइन ड्रॉ है, मैनुअल नहीं है ये, तो ऑनलाइन लॉटरी में ये बच्चे काउंट होते हैं। इसमें कोई भी कैटेगरी का बच्चा सेलेक्ट हो सकता है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन लॉटरी। यहाँ आपका कोई तरह का रूल नहीं होता, आपने सिर्फ फॉर्म भरते टाइम अप्लाई करना होता है। यस, आप आरटीई के अंडर सीट्स लेने के लिए इच्छुक हैं और सीट्स उन्हीं के लिए होती है जो एसटी, एससी, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी या बीपीएल कैटेगरी या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है ये लोग। तो 10 सीट्स पर सेक्शन, 25% सीट्स आरटीई के कैटेगरी के लिए होते हैं। यहाँ जो है प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। और इन 10 सीट्स के बाद डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स का 3% रिजर्वेशन होता है। दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनका 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और जिस कैटेगरी के भी ये बच्चे होते हैं वहाँ इनको एडमिशन सिर्फ 3% के सिलेक्शन पे एडमिशन मिल जाता है। आरटीई के लिए ज़रूरी है कि आप अगर शहरी क्षेत्र है तो वहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हो, और अगर ये ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, तो आप 8 किलोमीटर के दायरे में रह रहे हो। ये रेजिडेंस के लिए ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप आरटीई के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट है सिंगल गर्ल चाइल्ड का स्पेसिफिक प्रोविजन। ये भी लॉटरी सिस्टम होता है, हर एक सेक्शन में 2 सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड की रिजर्व होती है। ये भी ओवर एंड अबाउ द कैटेगरी सिस्टम होता है। सबसे लास्ट में इसका जो है ड्रॉ निकलता है। वहाँ हो सकता है कि कैटेगरीज को छोड़कर पीछे यानी प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों का भी नंबर आ जाए उन सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड का मीनिंग है ऐसी बच्चियां जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी उनका कोई भाई या बहन नहीं है, और भाई या बहन अगर है तो वो सिर्फ 2 बच्चियां पर सेक्शन में, यानी एक सेक्शन के अंदर 2 बच्चियों को सिंगल गर्ल चाइल्ड में रखा जाता है। एंड एक जो है एमपी कोटा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि अगर हमारा एडमिशन ऐसे नहीं होता तो हम एमपी कोटा से करवा लें। तो एमपी कोटा क्या होता है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 10 सीट्स असाइन होती है और ये 10 सीट उनकी पावर में है जहां वो एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन ये 10 सीट के लिए क्या है कि वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो सेलेक्ट हुए हैं, सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी स्कूल में उनकी 10 सीट्स फिक्स्ड हो सकती है और पेरेंट भी वहीं का होना चाहिए। यानी कि आपको एडमिशन दिल्ली में करवाना है तो दिल्ली की जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप हैं वहीं के पार्लियामेंट मेंबर से आप जो है वो ये एडमिशन ले सकते हैं। 10 सीट वो वहीं दे सकता है, उससे बाहर नहीं। राजस्थान का कोई एमपी जो है बिहार में ये सीट्स नहीं दे सकता, वो अपने ही एरिया में ये सीट्स दे सकता है। और ये 10 सीट्स ही होगी उनकी। एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू एडमिशन की प्रोसेस शुरू होती है, उस टाइम ये रिकमेंड होती है। ड्यू डेट के बाद, लास्ट डेट के बाद यहाँ भी किसी तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो अगर आपका ऐसा कोई सोर्स है तो आप जो है टाइमली इसको एक्सेस करें। अब लास्ट बात आती है कि क्या किसी तरह का कोई टेस्ट है? तो जी नहीं, कोई भी एडमिशन टेस्ट नहीं होता क्लास 1 में एडमिशन के लिए। इवन क्लास 1 to 8 तक कोई टेस्ट नहीं होता। क्लास 10 to 12 भी कोई टेस्ट नहीं होता। सिर्फ एज की लिमिट देखी जाती है। एडमिशन टेस्ट सिर्फ क्लास 9 में है। अब आती है फीस। तो केवीएस यस गवर्नमेंट स्कूल है, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन सिर्फ आरटीई के बच्चों को देता है। राइट टू एजुकेशन में भी 8 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है। अदरवाइज जो फीस है वो रहेगी क्लास 1 के लिए
₹25 एडमिशन लगेगी। हालांकि हम जो आज के मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स हैं उनसे ये फीस उनके सामने कुछ भी नहीं है, और जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड केवी में है उस स्टैंडर्ड के सामने तो ये फीस कुछ भी नहीं है। बट ये फीस फ्री ऑफ कॉस्ट ना होकर कुछ एक नॉमिनल चार्जेस जो बच्चों की जो है ग्रोथ वगैरह के लिए लिए जाते हैं, तो ये रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी तरह से समझ आ गया है कि अब आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्द से जल्द आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। और अभी क्योंकि मार्च में एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप अपनी इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर ले, ताकि आपको किसी भी तरह का रश ना करना पड़े। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका राइट है, एडमिशन देना ना देना स्कूल का राइट है। अगर आप एलिजिबल होंगे तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। सो होपफुली ऑल डाउट्स आर क्लियर फ्रेंड्स, and I hope you have understood the things thoroughly. Thank you so much.